Good morning, boys and girls. Boys and girls, today we will take up one of the chapter from the book Moments, chapter 1. Okay? The name of the chapter is The Lost Child. As you can see on your mobile screens, we are taking up the first chapter, The Lost Child. Now, here we are going to be talking about a small little boy who goes with his parents to the fair. तो यहाँ पर आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं ये पहला चैप्टर है और इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. एक छोटा बच्चा है वो अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है. फेयर मतलब मेला. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़. तो वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है और उसको खूब सारे खिलौने और मिठाई वगैरह चाहिए जैसे हर बच्चा चाहता है. ठीक है. और वहाँ पर दुकानें आपने देखा होगा, मेले पे आप जा चुके हो तो वहाँ पर खूब सारे खिलौने की मिठाइयों की दुकान सजी होती है. तो ठीक उसी प्रकार से ये बच्चा जब जाता है तो ये भी वो चीज़ें देखता है और इसे भी वो चाहिए. आपको याद होगा हम भी जब बचपन में कभी मेले में गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ तो हमने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ देखा होगा. मगर अब ज़माना काफ़ी बदल चुका है तो अब जो मेले हैं उसमें भी खिलौने और मिठाइयों की दुकान लगती है मगर वो पहले ज़माने के जैसे नहीं हुआ करती. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. मगर उसके जो मम्मी पापा रहते हैं वो उसके लिए कुछ नहीं खरीदते हैं. ठीक है. ना खिलौने ना मिठाई. अब इसके पीछे कई कारण हो सकता है. हमारे यहाँ तो हम ज़िद करते हैं, रोते हैं, कई बच्चे आपने देखा होगा और माँ बाप को ये रहता भी है कि अगर मेले पे लेके आए तो कुछ ना कुछ लेके देना होगा. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो वो बोलते हैं जब उसके माँ बाप उसको लेके दे रहे हैं, नहीं लेके देते हैं कुछ भी चीज़ और उसको चाहिए. तो ऐसा क्या होता है कि जब कोई दूसरा उसको वही खिलौने और मिठाई लेके देते हैं तो वो मना कर देता है कि मेरे को नहीं चाहिए. कारण क्या है अब हम आगे देखेंगे. यहाँ पर अब हम सीधे लेसन पे आ गए. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. तो ये स्प्रिंग सीजन है मतलब बरसात के बाद और पतझड़ का मौसम सा एकदम से आगे है. उस समय की बात है ये. ठीक है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलाइज इमर्ज अ गैली एंड क्लैड ह्यूमैनिटी. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ठंड आने के पहले की बात है. हल्की हल्की छाँव है और हल्की सी सर्दी है. ठीक है. और ये बोल रहे हैं लेन्स एंड एलीज. मतलब लेन्स और एलीज मतलब जो पतले पतले रास्ते हैं गली कूचों में उसका. इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. तो उसमें से निकल के आया एक छोटा सा बच्चा जो बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ है और बड़ा ही खुश है. गैली मतलब बहुत खुश है. सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस. तो वहाँ पर यहाँ पर लिख रहे हैं अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी में ना केवल वो बच्चा मतलब पूरे गांव वाले कई लोग अचानक अलग अलग रास्तों से पगडंडियों से होते हुए चले जा रहे हैं. कहाँ? मेले की तरफ. सारे के सारे खुश हैं और अच्छी तरह तैयार हुए हैं. कुछ लोग चल के जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ यहाँ वहाँ बैठे हैं और कुछ लोग जो बैम्बू हैं, बैम्बू मतलब जो बांस हैं उसके जो बने हुए पालकी हैं उसमें जा रहे हैं और कुछ लोग अपनी बैलगाड़ी में. तो उस ज़माने में 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स जैसे आज हमारे पास है वो नहीं हुआ करती थी. लोग अक्सर पैदल ही जाया करते थे और जिनके पास थोड़ा पैसा था तो वो घोड़े पे जाते थे. आज जैसे आप देख सकते हो कि जो लोग 2 व्हीलर पे जाते हैं उनके पास पैसा होता है 2 व्हीलर खरीदने का. तो उस ज़माने में घोड़े हुए करते थे. आज जैसे बैलगाड़ी है उस ज़माने में तो आज उसी तरीके से 4 व्हीलर है. ठीक है ना. तो ऐसा हुआ करता था. तो सब चले जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर
विथ लाइफ एंड लाफ्टर। अचानक देखे एक छोटा सा लड़का है, तो राइटर को एक छोटा सा लड़का दिखता है और वो अपने पापा के पैरों के आसपास, मतलब माँ बाप के आसपास दौड़ रहा है, और वो ब्रिमिंग मतलब वो भरा हुआ है खुशी से। हो सकता है वो पहली बार मेला जा रहा हो, उस रास्ते पे चलते हुए, तो वो खुशी से, उसकी जो लाइफ है वो खुशी से भरपूर है, खूब हंस रहा है, दौड़ रहा है, नई नई चीज़ें देखने मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक पिक्चर हमें दिखाया गया है जिसमें मेले की तस्वीर है, पापा मम्मी और वो छोटा बच्चा, और कितनी भीड़ है और कई लोग कुछ कुछ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज में, पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। तो अब रास्ते में क्या है कि मेले जा रहे हैं, तो मेले के रास्ते में कई दुकानें लगी, कई चीज़ों की, और वो जो बच्चा है वो बार बार वो चीज़ों को देख के रुक जाता है, माँ बाप आगे चले जाते हैं, तो वो बार बार उसको आवाज़ दे के बुलाते हैं, आओ बच्चे आ जाओ बेटा, चलो आगे चलो। लैग्ड बिहाइंड मतलब वो बार बार पीछे रह जाता है, छूट जाता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले पैराग्राफ में, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बच्चा जो चीज़ें देख रहा है रुक जाता है, उसके माँ बाप आगे निकल जाते हैं, फिर वो आवाज़ देते हैं कि बेटा आ जाओ, तो जैसे वो आवाज़ देते हैं वो दौड़ता है, वो ओबीडियंट है, उनकी बातों को वो सुनता है और तुरंत दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है। छोटा है वो, मगर उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी जो आ रही जा रही चीज़ें हैं रोड पे जो बिक रही हैं उन पे उसकी नज़र गड़ी हुई है, वो बार बार उन्हीं चीज़ों को देख रहा है। As he came to where they had stopped to wait for him, और मम्मी पापा आगे जाके वहाँ रुक जाते थे, तो ये लड़का दौड़ के जाता था जहाँ वो रुके हुए थे, और वो अपनी जो उसके दिल में जो तमन्नाएं थी, जो चीज़ें उसको चाहिए थी, जो उसकी ख्वाहिशें थी, उसको वो दबा नहीं पा रहा था। वो बार बार चीज़ों की डिमांड कर रहा था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिला दो, मुझे वो खरीदना है। वो ये जानता था कि जो उसके मम्मी पापा हैं वही पुराना हमेशा की तरह, उनकी एक ही चीज़ थी कि वो घूर के देखते थे, और उनकी आंखों में, मम्मी पापा की जो आंखें थी उनमें एक ही चीज़ था, रिफ्यूज़ल, मतलब नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। और उसका ये कारण था कि वो काफ़ी गरीब थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो वो केवल मेले में घूमने जा रहे थे और हो सकता कुछ चीज़ें खरीदें। मगर जो बच्चे की डिमांड थी, जो बच्चा चीज़ें मांग रहा था, बच्चे तो कुछ भी चीज़ मांग लेते हैं, है ना। तो और माँ बाप हमेशा ऐसी चीज़ लेके देना चाहते हैं बच्चों को जो उसके काम आए, जिससे वो खुश हो। मगर आजकल के बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो कई बार ऐसी चीज़ भी लेके दे देते हैं जो बच्चे के कोई काम नहीं आएगी। नाउ अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। अब वो रोने लग गया, बोलने लगा नहीं प्लीज़ मेरे को वो वाला खिलौना चाहिए। वो प्लीड कर रहा है, मतलब बार बार उनके सामने अपनी बात रख रहा है ना, मांग कर रहा है उनसे। हिज फादर लुक्ड एट हिम विथ रेड आई इन ए सिमिलर ट्रायंस वे। और उसके पापा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनकी आंखें लाल थी बड़ी बड़ी, वो घूर के देखे हमेशा की तरह जैसे वो देखा करते थे गुस्से से। His mother, belted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब जो उसकी मम्मी थी वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि जो माहौल था और मेले में जा रही थी, तो वो बेचारी बार बार अपने आप को, उस बच्चे को देख के उसके अंदर एक नरम व्यवहार पैदा हो जाता था। वो खुश थी बहुत, वो बार बार अपनी उंगली बच्चे की तरफ बढ़ाती थी और कहती थी, चलो इसको उंगली पकड़ो और देखो तुम्हारे सामने क्या है, गिर मत जाना, देख के चलो। इट वॉज अ
फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और क्या था आगे? आगे एक खेत था जिसमें सरसों के पौधे लगे थे, सरसों के फूल थे उसमें पीले कलर के। अभी आप देखोगे कुछ समय के बाद खेतों में सरसों के फूल, पूरा खेत पीला पीला दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत। तो इसी ऐसे ही समय था। पेल like melting gold as swept across miles and miles of even land। अब वो बोल रहे हैं जो खेत थे वो ऐसा लग रहा था जैसे सोना पिघल पिघल रहा हो, दूर तक कई मीलों तक वो फैला हुआ था, बिल्कुल सीधा। ज़मीन जो थी वो उबड़ खाबड़ नहीं थी, बिल्कुल सीधे खेत थे, उसमें वो देख रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब यहाँ पर ये जो पहली 3 लाइन है इस पैराग्राफ में, इसमें ये बता रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाई आपको मालूम है जो चिड्डे होते हैं, धूप निकलती है तो वो चिड्डे बाहर आ जाते हैं, फिर वो उड़ते हैं वो खेतों के ऊपर, वो सरसों के फूलों के ऊपर, वहाँ जो कीड़े आते हैं, पतंगे आते हैं छोटे, उनको वो खाते हैं। तो वो खूब सारे उड़ रहे हैं और जो उनके जो पंख हैं उन चिड्डों के, वो पर्पल कलर के दिख रहे हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ब्लैक बी मतलब बरैया जो होती है काली कलर की तितली, वो उड़ रही हैं और वो इधर उधर जा रही हैं फूलों के ऊपर शहद के लिए। स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स मतलब फूलों से पराग निकाल के और शहद बनाने के लिए, ठीक है ना, वो यहाँ वहाँ जा रही है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज लाइक वन ऑफ देम वुड स्टिल its wing and rest and he would try to catch it। जो ये छोटा बच्चा है ये उनके पीछे पीछे भाग रहा है, हवा चल रही है, ये लगातार चिड्डों को देख रहा है और वो चिड्डों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और कोई चिड्डे ऐसे हैं वो उड़ते हैं और बैठ जाते हैं उसके सामने, फिर वो कोशिश करता है, वो उड़ जाते हैं, फिर वो पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो फैसिनेटेड, वो चिड्डों को देख के वो पकड़ना चाहता है इनको, उसके लिए कुछ ऐसी नई चीज़ है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। तो जैसे वो पकड़ने ही जाता था, बिल्कुल पकड़ ही रहा था उनके हाथ में, उसको आने वाले थे, वो अचानक से उड़ जाते थे चिट्टे और ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाते थे, फिर वो आगे जाके फिर बैठ जाते थे। तो वो इसी तरीके से वो बच्चा और वो चिड्डा एक दूसरे को डॉजिंग कर रहे थे, मतलब कोशिश कर रहा था वो पकड़ने की और वो बार बार उसके आगे पीछे हो रहे थे। अब आगे देखेंगे। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। अचानक वो लड़का पीछे रह जाता है और वो चिड्डों के पीछे भाग रहा है, वो भूल ही गया सब कुछ। फिर उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दी सावधानी रहने के लिए, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। तो वो बोलने लगी कि अरे इधर ध्यान दो, कहाँ जा रहे हो बेटा, इधर अब फुटपाथ पे आ जाओ, बीच रोड में नहीं चलो, किनारे पे पगडंडी है जो फुटपाथ पे चलो, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई गाड़ी वाला आके मार देगा। गाड़ी मतलब बैलगाड़ी वगैरह। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out of their hiding places to enjoy the sunshine। फिर अचानक से जब उसकी मम्मी उसको आवाज़ देती है कि नहीं नहीं इधर आ जाओ बेटा, फुटपाथ पे साइड में चलो, इधर आगे, तो वो अचानक दौड़ता है और अपने माँ बाप के आगे आगे चलने लगता है। अब रेस्ट ऑफ देम मतलब उनके आगे आगे चलता है और कुछ समय के लिए वो आगे आगे चल रहा होता है। अचानक उसकी नज़र कुछ कीड़े मकोड़ों पे पड़ जाती है जो रोड में फुटपाथ पे दिखते हैं और वो खूब सारे धूप की वजह से वो बाहर निकलने लगते हैं। तो वो उनको देखता है, फिर वो वहाँ रुक जाता है, बैठ जाता है, उनको देखने लगता है। फिर उसकी मम्मी आवाज़ देती है, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well,
He ran towards them. फिर वो काफ़ी पीछे रह जाता है और उसकी मम्मी पापा आगे जाते हैं। एक पेड़ लगा होता है, यहाँ ग्रोव्स बोल रहे हैं, मतलब काफ़ी पेड़ हैं, पेड़ की जो छाया है, झुकी हुई पेड़, उसके नीचे वो बैठ जाते हैं। वहाँ एक कुआं रहता है, तो वो कुएं के किनारे बैठ जाते हैं। वो आवाज़ देते हैं, चलो बेटा आ जाओ, इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं वो तो इधर उधर भगते हैं और मम्मी पापा हमेशा उन पर नज़र रखते हैं और वो पूरे समय उनको बुलाते रहते हैं। फिर वो दौड़ के उनकी तरफ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे, अ शावर ऑफ यंग flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अचानक क्या होता है, जब वो वहाँ जाता है जहाँ पर वो पेड़ होते हैं और वो डालियाँ सब झुकी होती हैं, उसकी छाया में लोग बैठ जाते हैं कुएं के किनारे। तो जब वो जैसे ये जाता है वहाँ, तो खूब सारे वो उस पेड़ से फूल गिरने लगते हैं इसके ऊपर, और ये बिल्कुल अपनी मम्मी पापा को भूल जाता है और वो फूल इकट्ठा करने लगता है, गिर रहे हैं फूल। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डव एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, द डव, रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अचानक वो देखता है कि एक डव मतलब कबूतर के जैसे एक चिड़िया है और उसकी आवाज़ आ रही है, वो अपने मुंह से आवाज़ कर रहा है वो चिड़िया। इसको कूइंग कहते हैं, है ना, कूइंग ऑफ डव्स। तो वो आवाज़ कर रही है, तो वो जैसे देखता है उनकी आवाज़ को और वो पक्षियों को, वो दौड़ता अपनी मम्मी पापा की तरफ चिल्लाते हुए, देखो डव है, मतलब उसको पकड़ना चाहता है वो। और उसके हाथ में जो फूल रहते हैं, वो जो फूल जो गिर रहे होते हैं वो इकट्ठा करता है, वो सब उसके हाथ से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब उन्होंने फिर से अपने बच्चों को एक बार बुलाया कि बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो लड़का बहुत तेज़ी से, खुशी से उछल कूद रहा है और दौड़ रहा है, और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री, उसके इर्द गिर्द गोल गोल दौड़ रहा है। फिर उन्होंने उसको उठाया और उसको उठा के अब वो एक पतली सी रास्ते, खेत की जो पगडंडी होती है, उस पर चलने लगा। वाइंडिंग फुटपाथ मतलब वो बहुत घुमाता फिराता रास्ता है, खेतों के बीच में से कभी इधर से कभी उधर से घूमता हुआ। अब वो कहाँ जा रहा है, खेतों के कौन से, ये जो सरसों के फूल लगे हैं पीले पीले, उन खेतों के बीच में से जाते हुए वो सीधे मेले की तरफ जा रहा है। वाइल्ड केपर्स का मतलब है कि वो बिल्कुल पागल हो गया, खूब उछल कूद रहा है। केपर्स मतलब उछलना कूदना, खुशी से पागल हो जाना। वो बच्चा इतना खुश है, तो वो उसकी मम्मी पापा उसको गोदी उठाते हैं, उसको वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, पेज 2 तक। अब हम पेज 3 जो है वो अगले अपने सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। मुझे पूरे यकीन है कि इधर तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कुछ लोग मेले में जा रहे हैं, और उन लोगों में एक माँ बाप हैं और उनका एक हंसता खेलता बच्चा है जो चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। हो सकता है वो पहली बार मेला जा रहा हो, और लगातार उसके माँ बाप उस पर नज़र रखे हुए हैं, उसको बुला रहे हैं ताकि वो ना घूम ना जाए या उसको कहीं चोट ना लग जाए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ ग्रेट डे हेड। अब आप आगे अपना ख्याल रखना, और सब बच्चे इसको पढ़ेंगे। इसी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा, और आप इसको भी अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। तो याद रखना कि इसके लिए कोई अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी कॉपी में लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा यूनिट 1 के आधारित होगा। ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है और ये वाली जो बुक है सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक है ना, ये दोनों बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो आप एक ही में लिखेंगे, और यूनिट 1 लिखेंगे आप ऊपर पे, और इसके अंडर पे दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर्स लेसन्स के जो मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। और ये यूनिट 1 जो है ये आपके पहले 15 दिन के जो पेपर होगा 100 मार्क्स का यूनिट टेस्ट का, उसमें आएगा। फिर यूनिट 2 अगले 15 दिन में हो जाएगा।
तो 1 महीने में हमें 2 यूनिट करना है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली सरकार की तरफ से एक ब्लूप्रिंट जो दिया हुआ है उसके आधार पे हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हमको ये जो लेसन है 4 पेज का है, तो अभी हमने 2 पेज आज कर लिए हैं, 3 और 4 अगली बार करके इसको ख़त्म करेंगे और तुरंत आपको इसी बीच में आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।